नमस्कार। आज से 100 साल पहले विज्ञान क्वांटम हो गया था। साल 1925 में आधुनिक भौतिकी की वो शाखा जो परमाणु और उससे भी छोटे कणों के व्यवहार को समझने का प्रयास करती है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स, भौतिक विज्ञानियों के दिमाग में आने लगा था। क्वांटम फिजिक्स ने तब से लेकर आज तक एक लंबी दूरी तय की है, जैसे पीरियोडिक टेबल, तारों के जीवन और मृत्यु और लेजर से लेकर स्मार्टफोन तक की तकनीकों को इसने सक्षम बनाया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका मकसद क्वांटम विज्ञान और इसके प्रयोगों के महत्व और प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है। तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में हम विस्तार से बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। पहला सवाल यहां यह आता है कि आखिर क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स की एक शाखा है जो अत्यंत छोटे स्तर पर, यानी परमाणु के स्तर पर उसके कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है। यह क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति को अलग तरीके से देखता है। क्वांटम मैकेनिक्स के जरिए हमारे पास ये समझने का सबसे अच्छा मौका है कि ब्रह्मांड अपने सबसे छोटे पैमाने पर कैसे काम करता है। हम अपने आसपास जो कुछ भी देख सकते हैं, दूर दूर की आकाशगंगाओं से लेकर अपने शरीर तक, सब कुछ परमाणु कणों से बना है। 20वीं सदी के पहले हिस्से में विकसित हुए क्वांटम मैकेनिक्स के नतीजे अक्सर बेहद अजीब और विरोधाभासी होते हैं। हालांकि उनकी स्टडी करने से भौतिक विज्ञानियों को ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में बेहतर समझ हासिल करने में काफी मदद मिली है। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरू में बहुत सारा शोध होने लगा अणु एवं परमाणुओं पर। तो ये पता चला कि इनका जो चलन है या गति है, ये हमारी ठोस बड़ी वस्तुओं से मेल नहीं खाती है। इसको हमें हिसाब में लाने के लिए हमें नए तरह के गणित की आधारशिला रखनी पड़ी, जो सबसे पहले प्लैंक ने कहा, जिसके पहले सूत्र प्लैंक ने दिए, मैक्स प्लैंक ने। उसके बाद नील्स बोर ने और अणु परमाणु के गठन पे इनके उन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल किया। आगे जाके आइंस्टाइन और श्रोडिंगर ने एक बहुत ही मूल समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर्स इक्वेशन कहते हैं, जो कि हमारे क्वांटम बलविद्या या क्वांटम मैकेनिक्स का मूल सूत्र है और जिससे हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आज का चालू होता है। तो इसमें दो मूल सूत्र हैं। एक है सुपरपोजिशन, यानी कि हम जैसा रोज़मर्रा के अनुभव में देखते हैं कि कोई एक वस्तु या पदार्थ किसी एक समय पे एक ही स्थिति में होती है या एक ही स्टेट में होती है, यानी कि उसकी कोई एक पोजीशन होगी और कोई एक गति होगी, वेलोसिटी होगी या मोमेंटम होगी। तो लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसी एक समय पे कोई एक वस्तु एक से अधिक स्थितियों में हो सकती है। दूसरा सवाल है, क्वांटम मैकेनिक्स का विकास किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उलट क्वांटम मैकेनिक्स की उत्पत्ति का श्रेय किसी एक वैज्ञानिक को नहीं दिया जा सकता। 1800 के दशक के अंत और 1930 के बीच कई वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नींव बनाने में अपना योगदान दिया जिससे धीरे धीरे स्वीकृति मिलती गई और इसके प्रयोग को सत्यापित किया गया। जैसे मैक्स प्लैंक, साल 1900 में उन्होंने ऊर्जा के क्वांटम यानी डिस्क्रिएट यूनिट्स के बारे में एक सिद्धांत दिया जो क्वांटम मैकेनिक्स की नींव थी। दूसरे वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश के क्वांटम यानी फोटॉन्स के बारे में बताया, जो ऊर्जा के पैकेट्स थे जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए महत्वपूर्ण था। तीसरे वैज्ञानिक थे नील्स बोहर। इन्होंने परमाणु के एक मॉडल का प्रस्ताव दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के अनुरूप था। चौथे वैज्ञानिक थे वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स विकसित किया जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण गणितीय ढांचा था। यानी क्वांटम मैकेनिक्स का विकास एक सामूहिक प्रयास था और कई दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा सवाल, क्वांटम के क्षेत्र में और किस तरह का विकास हुआ है?
क्वांटम के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम ग्रेविटी में। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए तो बीते कुछ समय से क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। गूगल से लेकर कई बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब ऐसी कैलकुलेशन से है जो परंपरागत कंप्यूटर से काफी अलग है। मौजूदा कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं जो या तो 1 या 0 हो सकते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करता है। ये क्यूबिट्स एक साथ 1 और 0 दोनों पर काम कर सकता है। इसे सुपर पोजिशन कहते हैं। यह अभी तक का लेटेस्ट कैलकुलेशन है। वहीं क्वांटम कम्युनिकेशन की बात की जाए तो क्वांटम कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का उपयोग करता है। ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए क्वांटम एटम्स जैसे कि फोटॉन का उपयोग करता है। यह सेफ कम्युनिकेशन और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे प्रोटोकॉल को सक्षम बनाता है। वहीं क्वांटम ग्रेविटी की बात की जाए तो ग्रेविटेशन फिजिक्स के 2 सिद्धांतों को समेटने का एक प्रयास है। पहला क्वांटम मैकेनिक्स जो हमें बताती है कि फिजिक्स बहुत छोटे पैमाने पर कैसे काम करता है, और ग्रेविटेशन जो हमें बताता है कि फिजिक्स बड़े पैमाने पर कैसे काम करता है। क्वांटम ग्रेविटी इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने का एक प्रयास है। यही नहीं, क्वांटम मशीन लर्निंग और क्वांटम एल्गोरिथम जैसे क्षेत्रों में भी लगातार विकास हो रहा है। चौथा सवाल अब यहां यह आता है, क्या क्वांटम तकनीक से कोई खतरा पैदा हो सकता है? विज्ञान और कूटनीति प्लेटफॉर्म GSDA के प्रमुख पीटर बार्बिक-लेटमिथ का कहना है कि क्वांटम तकनीक में दुनिया में लगभग सब कुछ बदलने की ताकत है। लेटमिथ ने कहा है कि क्वांटम तकनीक मौजूदा कंप्यूटर्स तकनीक की तुलना में 1000 से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर होगी। हालांकि वैज्ञानिक क्वांटम तकनीक के गलत हाथों में पड़ने को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में बेहद अहम होगी, लेकिन इससे बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। यूरोप की साइंस लैब CERN की चीफ फेबियोला जियानोटी ने हालांकि ये कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर रिसर्च के लिए न्यूक्लियर रिसर्च लैब सबसे सही स्थान होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च लैब के पास एक लंबा अनुभव है। और बारी 5वें सवाल की, क्वांटम तकनीक का भविष्य क्या है? क्वांटम तकनीक का भविष्य उज्जवल है। यह एक उभरती हुई तकनीक है जो कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है, जैसे कि कंप्यूटिंग, संचार, चिकित्सा और सामग्री विज्ञान। क्वांटम तकनीक का उपयोग करने वाले उद्योग सबसे अधिक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी उद्योग में काम करने की परेशानी को खत्म कर सकते हैं। इसका उपयोग स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल सुरक्षा, पर्यावरण, वित्त और रक्षा जैसे क्षेत्रों पे और भी अधिक होने की उम्मीद है। अभी काफ़ी सारा शोध चल रहा है क्वांटम दूरसंचार में, तो ये तो आगे बढ़ने वाला ही है एवं सबसे ज़्यादा उसका उपयोग होगा बैंकिंग एवं सुरक्षा क्षेत्र में। दूसरी चीज़ जो चल रही है अभी वो है क्वांटम अभिकलन या क्वांटम कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे एक बात का जिक्र करना बहुत आवश्यक है जिसे कहते हैं क्यूबिट। तो हम बिट्स के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो सूचना होती है वो बिट्स के आकार में जमा की जाती है या प्रोसेसिंग की जाती है। तो बिट्स की जो स्थिति होती है या 0 होती है या 1 होती है, 0 और 1। लेकिन जो क्यूबिट है, जो क्वांटम बिट है, वो किसी भी अवस्था में रह सकता है। 0 इसका केवल 0 या केवल 1 होना ज़रूरी नहीं है। तो इसकी वजह से हमारी जो अभिकलन या कंप्यूटिंग की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मान लीजिए आज हम अगर 1 गीगाबाइट या 1 गीगाबिट की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ उन बिट्स की बात कर रहे हैं जो 2 अवस्थाओं में रह सकती हैं। मान लीजिए हर बिट जो है क्यूबिट है और मान लीजिए 5, 8, 10 अवस्थाओं में रह सकती हैं। तो ये सारा कुछ जो है 8 की घात कुछ बड़ी संख्या से बढ़ सकता है। तो इन क्यूबिट्स पे बहुत सारा शोध हो रहा है और फलस्वरूप जो है क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम अभिकलन पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। भारत सरकार ने इस क्वांटम मिशन को बहुत संजीदगी से लिया है।
तो एक नेशनल क्वांटम मिशन शुरू हुआ है, करीब करीब 2 साल हो गए हैं, और जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक ही है, इतना भारत सरकार ने इस शोध के लिए हमें ग्रांट कमिट किए हैं ये पैसे। तो इसके तहत बहुत सारे बड़े बड़े जो हैं शोध रिसर्च प्रोग्राम्स IITs और स्टार्टअप्स वगैरह के साथ चलाए जा रहे हैं, और इनके इस अम्ब्रेला के अंदर हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम डिवाइसेस और क्वांटम कंप्यूटिंग तीनों क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अंत में हम कह सकते हैं कि बीते 100 सालों में क्वांटम साइंस ने हमारे मूलभूत सिद्धांतों को बदलकर एक नया सिद्धांत देने का काम किया, जिसने हमारी तकनीक की दुनिया को बिल्कुल ही बदल डाला और आशा का नया संचार जगाने का काम किया। तो साइंस स्पार्क में आपने जाना क्वांटम मैकेनिक्स और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को।